बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ हमने लास्ट लेक्चर अपना ख़त्म किया था। और अब बताएं, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम ने डिस्कस किया इर्रिकवरेबल डेट्स को। इसको हम बैड डेट्स एक्सपेंस भी कहते हैं। तो हमने डिटेल्ड से उसके कंसेप्ट्स को समझा उन 2 लेक्चर्स में। वो लोग जो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो वहाँ आपको इर्रिकवरेबल बैड डेट्स के ऊपर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे 2 वीडियोस नजर आएंगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2। और ये उसी सीरीज का तीसरा लेक्चर है। उन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल्ड से ये जो कंसेप्ट हैं, इर्रिकवरेबल डेट्स हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर वो इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एजिंग हमने डिस्कस करी, हमने इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिटेल्ड से पढ़ा, उसके कंसेप्ट्स को समझा। उसके बाद हमने रिडक्शन अगर होती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में तो उसकी ट्रीटमेंट को देखा। प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट भी हमने डिस्कस किया। तो देयर आर, आई मीन टू से, डिटेल्ड कि अगर आप जाएंगे वहाँ पे और 2 लेक्चर्स को देखें तो आपको ये कंसेप्ट्स जो है पूरा क्लियर होगा। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ट्रीटमेंट जो एग्जामिनर पूछता है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होती है, ताकि आपकी पूरा ये जो टॉपिक है, ये पूरा रिकवरेबल डेट्स और डाउटफुल डेट्स का, वो कवर हो जाए। और अगर आप ये 3 लेक्चर्स ध्यान से समझ लेते हैं तो एग्जाम्स के अंदर जो पेपर आते हैं जिसमें वो आपकी इसकी ट्रीटमेंट, कभी कभार वो आइसोलेशन में एमसीक्यूज के अंदर तो मोर और लेस आपको लाजमी मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा। इसके अलावा आपके पास एक एडजस्टमेंट का सवाल होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाने को वो आपको देता है, उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है जो आती है। और अगर आप इस एडजस्टमेंट को ढंग से ना करें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो ढंग से नहीं बनेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात भी आपका टाइप एक नहीं होगा, जो बैलेंस शीट होती है आपकी एसेट्स एंड इक्विटीज की, और इनकम स्टेटमेंट में भी आप ट्रीटमेंट चांसेस हैं कि आप गलत करेंगे। तो लेट्स सी, एक सवाल है, अगर हम एग्जाम का एक क्वेश्चन है प्रीवियस, उसमें हमने देखा कि 2019 का, फैंग इज अ सोल ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 सितंबर 2019। अब देखिए, ये बैलेंसेस जिसने आपको देते हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता रहा है, ये हम, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर से पिक एंड चूज करेंगे, और पिक एंड चूज करेंगे सिर्फ डेटर्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उसको उठा के समझेंगे कि उसकी एडजस्टमेंट क्या है। एज फार एज ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये फिर इंशाल्लाह हम जब आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे होंगे तो इसको भी करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हम इसके अंदर सिर्फ देखेंगे कि डेटर्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो हमें क्या दे रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है। तो लेट्स सी, ये इसमें भी डेटर्स नहीं है, डिस्पोजल को छोड़ दें, रेवेन्यू दे रहा है, परचेजेस दे रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, कैरिज इनवर्ड्स है, कैरिज ऑफ गुड्स परचेज रिटर्न इनवर्ड्स है, कैरिज ऑफ गुड्स है, वेजेस एक्सपेंस हो गया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस ये एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है इसकी ट्रीटमेंट, रेंट रिसीवेबल है, बैंक लोन आपको लाइबिलिटी दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट पेड दे रहा है आपको, एक्सपेंस हो गया, कैपिटल है, ड्राइंग है, इन्वेंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। बैंक आपको दे रहा है ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिसीवेबल, और उसके साथ इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे काम की चीज है जो आज का हमारा लेक्चर है, कि ट्रेड रिसीवेबल 35,000 रुपीज जो है वो आपको डॉलर और रिसीव डॉलर है, जो आपको लेने हैं अपने अपने कस्टमर से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने $900 आपको दिया। इसका मकसद है कि $900 वो है जो एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर से आपके पास आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है, एक्सपेक्ट है कि $900 आपको एक्सपेक्टेड है, नहीं मिलेंगे, तो एक्सपेक्टेड बैलेंस आपका 31,000 है जो कस्टमर से आपको मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, पहली एडजस्टमेंट ऑन 15 अगस्त, गुड्स हैड बीन परचेज ऑन क्रेडिट है, द ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये एडजस्टमेंट हमारे काम की फिलहाल नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। इन्वेंट्री को, ये भी नहीं है। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन को छोड़ देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल पे आते हैं, डायरेक्ट 9 पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो ट्रेड रिसीवेबल में कहता है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ $7,000 आर इर्रिकवरेबल।
कि ये इरिकवरेबल है, $700,000 का ट्रेड रिसीवेबल। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल, के 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 5% मेंटेन होगा ट्रेड रिसीवेबल का। ऐसे एज आई टोल्ड यू बिफोर के मैंने आपको बताया पहले, और आपकी कंसेप्ट समझ में भी आ गया है कि जितना भी ये जो ट्रेड रिसीवेबल इरिकवरेबल है, जो आपको पता है श्योर शॉर्ट के यार ये पैसे तो मिलने ही नहीं है, इसकी एंट्री तो आप सबसे पहले आपको पता है क्या होती है। इसको हम करते हैं कि बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। तो ये तो इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री होती है, इसमें तो पहली एंट्री तो ये कर लिया आपने। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको तो आप सिंपल अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैड डेट्स हो गया है ये आपका। इरिकवरेबल डेट्स को आपने डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया। कहते हैं द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। 5% होगा रिमेनिंग ट्रेड। रिमेनिंग का लफ्ज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हुए हैं सवाल में, हमने देखा 35,000 दिए हुए हैं। तो अगर मैं 35,000 में से पहले तो स्ट्रेट, क्योंकि ये मैंने माइनस कर दिया है, 7,000 में माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो फिगर आ गई 35,000 में से 27,000 अगर आप माइनस करें तो आपके पास $28,000 का रिसीवेबल आ गया। जो बाकी आपको बचा इस 28,000 का आप 5% निकाल लें, जो वो कहता है ये बैड डेट्स होगा, तो इसका जब 5% आपने निकाला तो ये $1,400 बनता है। अब ये $1,400 जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इस साल का, जिस साल में हम बैठे हुए हैं। देख लें प्रीवियस कितना दिया हुआ है, प्रीवियस इसको 900 ऑलरेडी आपको गिवन है। तो 900 गिवन का मकसद ये है कि 1400 में से 900 में माइनस कर दूं तो इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो मेरी इस साल की $500 है। तो ये तीन चीज़ें हम बहुत डिटेल से पढ़ कर आए हैं। हमने देखा कि नीचे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्सट्रैक्ट में आपको जितना प्रोविज़न आपको दिया हुआ है, उस प्रोविज़न के बाद में जो भी ट्रेड रिसीवेबल है उसकी परसेंटेज अप्लाई करें। परसेंटेज अप्लाई करके ऊपर देखें ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है। अगर ये क्योंकि कम दिया हुआ था तो ये इंक्रीज़ हो गया। ये भी हो सकता है कि ऊपर आपको ज़्यादा दिया होता तो फिर ये डिक्रीज हो जाता, रिडक्शन हो जाता। और इंक्रीज और रिडक्शन की हमने बहुत डिटेल से ट्रीटमेंट पढ़ी है, तो बहरहाल वो आप देख लीजिएगा। यहाँ इंक्रीज हुआ है तो ये तीन फिगर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। हमें पता है ये बैड डेट्स जो है ये तो स्ट्रेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में से क्लोज करते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमने ये पढ़ा था कि जितना भी इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज भी क्या होगा, इस इंक्रीज की एंट्री भी हमने पढ़ी थी कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं इंक्रीज वाले अमाउंट से। और अगर डिक्रीज होता तो यही एंट्री पलट जाती कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाता। तो इसका मकसद है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो फिगर जाएंगी। एक तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये 7,000 की फिगर जाएगी और दूसरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये 500 की फिगर जाएगी। और जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपको पता है जो परसेंटेज निकाल के आता है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, वो स्ट्रेट आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट की फिगर तो यही आ गई आपके पास, 28,000 ये है रिसीवेबल जो बाकी बचा है और 1400 उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले इनकम स्टेटमेंट के अंदर देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में इसकी ट्रीटमेंट क्या हुई है। तो इनकम स्टेटमेंट ये आ गई आपकी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट अगर आप देखें उठा के, बैड डेट्स को ढूंढे हैं, इसमें भी हम सिर्फ बैड डेट्स को देख रहे हैं, आप फोकस अपना उसी पे रखिएगा। ठीक है, बैड डेट्स देखें यहाँ आ गया ये 7,000 जैसे कि मैंने बताया, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये इनकम स्टेटमेंट देखे बन रही है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये एक्सपेंस वाली साइड है, ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसी के अंदर ये भी एक एक्सपेंस है। तो बैड डेट 7,000 जो डायरेक्ट इरिकवरेबल था और जो इंक्रीज हुआ है मैंने आपको बताया वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है। अगर ये रिडक्शन हो जाती, यहाँ तो इंक्रीज हुआ, अगर ये कम होता तो हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर प्लस करते, तो ये प्लस इस पे अंदर जमा नहीं होता बल्कि इसमें से माइनस हो जाता या ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाता। तो अभी तो इन दो सूरतों के अंदर ये हुआ। बैलेंस शीट के अंदर आप देखें, बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बताया स्ट्रेट देखें वो ये 28,000 और 1,400 आके ये 26,600 आ गया। तो ये आपने ट्रीटमेंट देखी कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। एग्जाम के अंदर नॉर्मली इसी तरीके से वो आपको दे रहा होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाया कि एग्जाम में भी इसी तरीके से ये आता है।
अगर ये कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपने देख लें जाके, अगर आपको क्लैरिटी है उसमें, तो ये एडजस्टमेंट इंशाल्लाह प्रोविज़न फॉर बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट चाहे वो किसी भी सूरत में आए आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम बुक के भी कर लेते हैं कि आपको और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बहाल हो और जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपको आसानी हो। तो हम देखते हैं क्या होता है। In a new business, during the year ended 31st December 2007, the following dates are found to be debt and are written off on the dates shown. कि ये डेट्स आपको दी हुई है, इसका एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर ये वाले जो डेट्स हैं ये राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ का मैंने आपको बताया बहुत डिटेल से कि राइट ऑफ जो होते हैं उनकी सिंपल एंट्री क्या पास होती है, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको रिटर्न ऑफ का अमाउंट बताता है। ऑन 31 दिसंबर 2008 द शेड्यूल ऑफ रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग माने कि जो राइट ऑफ करने के बाद जो डेटर्स बचे, इसका मकसद है हमें खुद बता रहा है, अमाउंटिंग in total to $14,420 के $14,420 का रिसीवेबल आपका बचा है। राइट ऑफ की एडजस्टमेंट करने के बाद रिमेनिंग डेटर्स की बात कर रहा है। इज एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन किया एंड इट इज डिसाइडेड टू मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ $410 और ये डिसाइड किया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो $410 होगा। तो जो कंपनी है उसने पहले तो राइट ऑफ 3 कस्टमर्स ऐसे थे कि वो कस्टमर्स ने पैसा ही नहीं देना था। तो मई के अंदर, सितंबर में और नवंबर में हमने डिसाइड किया कि यार ये पैसे नहीं मिलने हैं, इनको राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ का अमाउंट आ गया और बाकी फिर रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर हमने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है कि जो बाकी जो डेटर्स बचे हैं 14,420 और उसमें से चांसेस है कि 410 जो पाउंड है वो आपको नहीं मिलेंगे। कहता क्या है आपसे, योर रिक्वायर्ड बड़े ध्यान से पढ़ें। कहता है बैड डेट्स अकाउंट बना दें एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाएं। द चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद है इनकम स्टेटमेंट। आप ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखाएं किस तरीके से चार्ज होगा एंड द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाएं कि भाई ये बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए 3 कस्टमर है, आपको पता है बैड डेट्स डायरेक्ट डेबिट होता है और एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स डेबिट, और डेटर्स को हम क्रेडिट कर देते हैं डायरेक्ट। तो डेटर्स को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2007 है, देखें बैड डेट्स को हमने डेबिट करा 340, 463, 156, यही 3 कस्टमर जो आपको सवाल में दिए हुए हैं। एस गिल एंड सन्स हो गया, एज ब्लैक लिमिटेड हो गया और एथॉम, 3 कस्टमर हैं, 340, 463, 160, 156, इनको हमने डेबिट कर दिया, बैड डेट्स को डेबिट और रेफरेंस में इनके नाम लिख दिए, क्योंकि डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे और बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि लेजर बना रहे हैं, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। तो आपने देखा, और मैंने आपको दूसरा बताया था डिटेल से, आप फिर लेक्चर देख लीजिएगा जाके, कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स एक्सपेंस जितना होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो बैड डेट्स पूरे से क्रेडिट हो गया 959 से, प्रॉफिट एंड लॉस के बजाय आप यहाँ जब लिखें एग्जाम में तो इनकम स्टेटमेंट, ये रिप्लेसमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट को रेफरेंस देके आपने इसको क्रेडिट कर दिया। तो बैड डेट्स का लेजर तो आपके पास सिंपल तरीके से बन गया, जिंदगी आसान है आपकी। सेकंड में कहता है कि रिमेनिंग डेटर्स 14,420 के हैं और 4110 जो है इसका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे कहता है, चार्ज किस तरीके से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे होंगे तो मैंने आपको बड़ा क्लैरिटी से बताया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जब लेजर बनाएंगे तो लेजर तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक ही साल है और इसमें उसने आपको बताया है कि 31 दिसंबर, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय इसकी एंट्री पास करते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो ये भी इनकम स्टेटमेंट आप लिखिएगा जहन में, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये तो फिर सीधा सीधा हमारे पास बैलेंस इसका यही आ जाएगा, CD और BD $410 आपके पाउंड आ गए आपके। इसको आप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें 2 चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो बैड डेट्स जितना हुआ है 959 ये आ जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज तो है ही नहीं, ये आपके पास स्ट्रेट एक फिगर दी हुई है, तो ये जो अमाउंट है ये भी आता है, क्योंकि इसको भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसकी हिट आती है। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, तो ये इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, तो ये भी डेबिट साइड पर इसका चार्ज, हम 2 चार्ज दिखाएंगे।
एक चार्ज बैड डेट्स का दिखाएंगे और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको दिया हुआ है। और बैलेंस शीट जब दे रहा है तो देखें डेटर्स का जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो लिखते हैं 14,420, और ये जितना अमाउंट प्रोवाइड फॉर किया है वो इसमें से माइनस कर दें, ये आ जाएगा। बैड डेट्स इसमें नहीं आएगा क्योंकि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट ऑलरेडी डेटर का पार्ट बन चुकी है। तो डेटर्स को आपने रिमेनिंग से करा और यहाँ करके आपने शो कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो आप बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, तो फिर आप बड़े सुकून से इसकी एडजस्टमेंट भी दिखा देंगे और कर भी लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25.2, इसको करते हैं। बिजनेस हैड ऑलवेज मेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऑलवेज मेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 4% ऑफ डेटर्स, कि वो डेटर्स का जो भी बैलेंस होता है उसका 4% वो अपने पास एस्टिमेट करता है कि ये पैसा प्रोबेबल है कि उसको नहीं मिलेगा। ऑन 1 जनवरी 2008 द प्रोविजन फॉर दिस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस वाज 320 पाउंड। तो जो प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर्स का जो बैलेंस BF है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके जो लेकर आए वो 320 पाउंड है। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2008 द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसी साल के अंदर जो बैड डेट्स इन्होंने रिटर्न ऑफ करे वो 680 पाउंड के करे। ऑन 31 दिसंबर 2008 ये ईयर एंड आ गया। द रिमेनिंग डेटर्स टोटल 16,800, कि जो बाकी डेटर्स बटे रिटर्न ऑफ का एडजस्टमेंट करने के बाद वो 16,800 पाउंड थे। एंड द यूजुअल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड। और यूजुअल प्रोविजन का मकसद है, अब इसको लिंक कर लीजिएगा, बैलेंस कहीं आप समझें यूजुअल क्या है, तो उसका उसने ऊपर बता दी है पॉलिसी के। ऑलवेज वो क्या करता है, 4% ऑफ डेटर्स को करता है। तो यू आर टू शो, आपको क्या शो करना है, एक तो बैड डेट्स का अकाउंट बना दें 31 दिसंबर 2008 के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना दें, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिलेवेंट जो बैलेंस शीट है उसमें दिखा दें। देखिए आसान है, कोई अगर आपके पास सिंपल वही चीजें हम रिपीट हो रही हैं इसके अंदर भी, कि हमने देखा पहले तो रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ कितने गए हैं 320, तो 320 को तो सिंपल आप बैड डेट्स में स्प्रेड लिख दें उठा के। ये 320 आपका जो प्रोविजन फॉर, अभी तो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, और बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ है वो 680 पाउंड के हैं। तो 680 को स्ट्रेट आप उठा के आपने क्या करा, बैड डेट्स के अंदर देखें 680 को वेरियस डेटर्स, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेड डेट्स की एंट्री आप पढ़ रहे हैं बार बार के बेड डेट्स डेबिट हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट, तो डेटर्स का रेफरेंस देके 680 को आपने डेबिट किया, और आपको बाहर ये भी पता है कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके बेड डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसके अंदर बैलेंस कोई BF और CF और BD और CD नहीं होता ना, ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, ये उसी ईयर का एक्सपेंस है, उसी ईयर में क्लोज हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट से इसको क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंस को क्लोज करने का तरीका ये है कि नॉर्मली उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको आप क्रेडिट कर दें तो वो क्लोज हो जाता है। कोई बैलेंस फॉरवर्ड नहीं है, तो बैड डेट्स की तो एंट्री बहुत सिंपल है, जिंदगी आसान है आपकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर उसने आपको कहा था सवाल में कि BD BF जो है वो 320 पाउंड जो है प्रीवियस ईयर से चल कर आ रहे हैं। आपने देखा कि 320 का उसने बताया है कि BF जो मैंने कहा था प्रीवियस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जो एग्जाम्स में नॉर्मली आपको क्रेडिट में शो हो रहा होता है, ईयर एंड में जो बाकी बचता है, तो ये आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस आपने लिख दिया। फिर आपसे कहता है कि इस साल का जो नॉर्मली 4% है और रिमेनिंग बैलेंस 16,800 के कहता है ईयर एंड पे बचे हैं, और इसका जो 4% का बैलेंस है वो हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि 16,800 का हमने 4% जब निकाला तो 672 बनता है ये। तो 672 जो है ईयर एंड पर रिक्वायर्ड है, कि ये एक्सपेक्टेड है कि 16,800 में से 672 रुपीस, डॉलर जो है, पाउंड जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो 672, अब ऑलरेडी 320 आपके पास पड़ा हुआ है, देखें, तो आपको 320 का मकसद है कि जो एडजस्टमेंट आपको पास करनी है वो सिर्फ कितने की करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट की करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट का मकसद है कि आपके कैलकुलेटर से अगर 672 आते हैं तो 672 में से ऑलरेडी जो आपके पास पड़ा है 320 है, तो 672 में से 320 आप माइनस कर दें। 352 की एडजस्टमेंट है, यानी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स एक्सपेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे। 352 से ये एडजस्टेड अमाउंट है, तो बैलेंस देखें, फिर बैलेंस शीट 672 आ गया, तो ये 672 आ गया।
आपने इसको देखा कि सिंपल है, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बेड डेट्स की ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी गिवन था हमारे पास सवाल में 320, हमने परसेंटेज निकाल कर आया, 672 बचा, तो रिमेनिंग बैलेंस जो बचा है, जितना हमें इंक्रीज चाहिए है उसकी हमने एंट्री पास करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर दिया, और इसका बैलेंस हमेशा होता है क्योंकि ये डेटर में से माइनस करेंगे हम बैलेंस शीट में ले जाके, तो इसलिए इसका बैलेंस होगा। बेड डेट्स का बैलेंस नहीं होता, वो क्लोज हो जाता है, एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो चीजें शो करेंगे, दो चीजें कौन कौन सी, एक तो बेड डेट्स, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट लगी है, आपने आप ये तो पैसा ही आपको नहीं मिलना है, तो एक तो बेड डेट्स की अमाउंट आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट रादर, और उसके बाद जो भी इंक्रीज हुआ है उसको हम प्लस कर देते हैं, उसको हम शो करते हैं। अगर ये रिडक्शन होती तो ये माइनस में आ जाती है यहाँ से, और ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाती जाके, या बेड डेट्स एक्सपेंस को कम कर देती। एनी हाउ क्योंकि यहाँ इंक्रीज है तो इसलिए ये फिगर भी ऐसे शो हो जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर सिंपल है, मैंने आपको बताया जो भी डेटर्स का एंडिंग बैलेंस बचता है, जैसे रिमेनिंग बैलेंस 16,800 थे, उसकी परसेंटेज निकाल के जो फिगर आई है और जो लेजर का बैलेंस है वो माइनस कर दें, तो ये बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट आपके पास आ जाती है। बैलेंस शीट में कभी भी बेड डेट्स की अमाउंट को नहीं लेकर आइएगा। आई हैव बिन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। तो सिंपल कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़े, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर भी वही जो कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। अगर वहां आपसे ढंग से समझ में आ गया है तो फिर यहाँ आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आप आराम से कर लेंगे। अब आते हैं कि ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कोई उठा लेते हैं जिसके अंदर कोई ट्रीटमेंट अच्छी खासी हो तो उसको करते हैं, और बाकी फिर देखते हैं। ये ज़रा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट हो रहे हैं, तो होपफुली इसको पढ़ के हम एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को। आपकी समझ में आ गया तो आप होपफुली सारी चीज़ें कर लेंगे। J-Plan commenced business on 1st January 2006 and prepares their financial statement to 31st December every year। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ पर एंड हो रहा है, इसको मार्क कीजिएगा। 31 दिसंबर को एंड करती हैं ये खातून। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 बेड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंटिंग टू 1,400 pound। It was also found necessary to create a provision for doubtful debts 2,600। यानी 2006 जो पहला साल था उसमें दो काम हुए। पहले साल के अंदर दो काम क्या हुए? पहले साल में दो काम ये हुए कि एक तो इन्होंने बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया। ये रिटर्न ऑफ आपको पता है, इसको क्लिक कर लें, ये तो सिंपल एंट्री है। बेड डेट्स को डेबिट कर देंगे और डेटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री और प्रोविज़न जो है इस साल का हमारा 2,600 पाउंड है, तो इसकी एंट्री भी आपको पता है। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। दो सवाल जितना भी लंबा हो उसको समझ कर करते हुए अगर आप जाएंगे और कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सॉरी, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन 2007 के अंदर आए, 2007 क्या है कि डेट्स अमाउंटिंग टू 2,200 पाउंड प्रूव्ड बेड डेट, प्रूफ्ड डेट एंड वर रिटर्न ऑफ। अब इस साल के अंदर देखें, वहां हमने क्या करा था, पहले साल में 1,400 राइट ऑफ किए थे, इस साल जो है 2,200। तो अगर राइट ऑफ मैं थोड़ा समझने के लिए यहाँ बना लूँ तो पहले साल के अंदर है 1,400, दूसरे साल में 2,200, ये हो गया, ये राइट ऑफ है हमारा। और इसी साल वो जो है तीसरा भी देखेंगे तो दूसरा, इसके बाद क्या कह रहा है, जे सोइनी हुज डेट ऑफ 210 pound was written off as debt in 2006 settled her account in full on 30th November 2007। ये देखें, बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर क्या हुआ कि जे सोइनी जो थी उसका अकाउंट उसका राइट ऑफ कर दिया था आपने, और राइट ऑफ करने के बाद उसने अपने अकाउंट को पूरा सेटल्ड कर दिया, यानी 210 पाउंड आपको पूरे के पूरे मिल गए। अब आपको पता है कि अगर ये रिकवरी हो जाती है और आपको पूरे के पूरे अकाउंट मिल जाते हैं, जैसे यहाँ 210 पाउंड, तो आपने ये भी देखा था कि इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल ये करेंगे कि एक तो बेड डेट्स को री इंस्टेट करते हैं, दो एंट्री पास करते हैं। एक तो डेटर्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेटर्स को आप, और बेड डेट्स रिकवर्ड एक अकाउंट होता है, इसको आप, क्योंकि ये इनकम हो गई आपकी एक तरीके से ना, डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, तो री इंस्टेट कहलाते हैं इसको, री इंस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि आपने री इंस्टेट कर लिया, दोबारा डेटर्स को जो आपने क्रेडिट किया था बेड डेट्स के वक्त उसको डेबिट किया, और बेड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट किया, और दूसरी एंट्री जो है कैश या बैंक को डेबिट करके और डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो एंट्रीज हमने पढ़ी भी थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड की ट्रीटमेंट हो जाएगी आपको, आपने यहाँ देख लिया। उसके बाद बाकी एक अकाउंट राइट ऑफ हुआ है आपका, ये रिकवरी की ट्रीटमेंट हो गई। एज एट 31 दिसंबर 2007 टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 92,000 पाउंड के उस तारीख को जो टोटल डेट्स थे आपके वो 92,000 पाउंड थे ईयर एंड पर। इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग द प्रोविजन अप टू 4% ऑफ दिस फिगर, कि इसका 4% जो है आपने एस्टिमेट किया गया होगा। तो 92,000 का अगर 4% निकालें तो आपका ये बन जाएगा 36880। ये आपका प्रोविजन हो गया। पहले साल का प्रोविजन जो है वो आपका 2600 था और ये 3680 का प्रोविजन आपका आ गया। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पहले साल में 2600 पाउंड तो ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये आ गया। सेकेंड ईयर में ये चेंज हुई। इन 2008 कहता है 3800 डेट्स फॉर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये तीसरे साल में 3800 इन्होंने और राइट ऑफ कर दिए। And another recovery of 320 was made in respect of debts written off in 2006। एक रिकवरी और 320 पाउंड की एक रिकवरी हुई। तो रिकवरी आपको पता है कि रिकवरी होगी तो सेम यही एंट्री पास होगी कि डेटर्स को डेबिट करके बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे, कैश बैंक को कर देंगे एंट्री के अलावा। ये तो ट्रीटमेंट आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप जहन के अंदर रखें कि राइट ऑफ है और रिकवरी आप पढ़कर आ रहे हैं। As at 31st December 2008 total debts outstanding were 72,000। उस वक्त 72,000 के आपके डेट थे। तो 72,000 The provision for doubtful debts is to be increased to 5% of this figure। कि वो 5% होगा। पहले देंगे 4% था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सवाल का, इसमें काफ़ी कंसेप्ट है। एक तो एब्सोल्यूट फिगर दे दी उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कि जी इतना हो जाएगा, ये एग्जैक्ट आपको पता चल गया। यहाँ उसने परसेंटेज में देखा, यहाँ एक और परसेंटेज चेंज करके दे रहा है कि अब वो 4% नहीं होंगे 5% होंगे। तो कोई बात नहीं, आप जिंदगी आसान रखें, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें चेंज हो रहा होता है। समटाइम्स आपको स्पेसिफिक पता होता है, जैसे इस वाले केस में स्पेसिफिक था कि उनको पता था कि यार यही कस्टमर्स हैं, इनका 2600 पाउंड नहीं आएगा। यहाँ उनकी ट्रेंड था कि यार 4% जो है इस साल एक्सपेक्टेड है 2006 में, और आगे आगे 2007 के अंदर 4% था और 2008 में इन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी यार, क्योंकि फिगर्स भी आप अगर डेट्स की फिगर देखें, हाल तो डेट्स की इंटरेस्टिंग है, देखें डेट्स की फिगर कम हो गई है 92,000 से 72,000 जो है वो ये फिगर हो गई है, लेकिन डेट्स की परसेंटेज बढ़ गई। अब देखिए डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है इस साल कुछ कस्टमर्स आपके ऐसे हों जिनको आपने माल भेज तो दिया हो, लेकिन स्पेसिफिक आपको पता हो कि और माल भी आपने कम बेचा हो, लेकिन क्योंकि डेटर्स आपके देखें कम हो गए क्रेडिट पे, लेकिन परसेंटेज बढ़ गई। लेकिन फिर आपको पता चला कि नहीं यार ये तो इनकी कंडीशंस ही खराब हो गई है। देखिए कोविड में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है। कोविड में इसलिए ज्यादा हुआ कि हाल तो आपका माल भी कम बिका, लेकिन परसेंटेज जो राइट ऑफ की है, जो बल्कि प्रोविजन की फिगर है, हर बिजनेस की बढ़ गई, क्योंकि चांसेस ये थे कि पैसा नहीं मिलेगा। उनके भी बिजनेस नहीं चल रहे हैं जिनको आपने माल बेचा, तो माल भी कम बेचा क्रेडिट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तो ये तो एक लॉजिकल आपको समझ आनी चाहिए कि चीज़ें फिगर्स अगर चेंज हो रही हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। सवाल को अगर रोबोटिकली तरीके से आप याद कर रहे हैं और उसमें आप चीज़ें रट्टा लगा कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा इशू है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो किसी भी तरीके से कोई बात पूछ सकता है। तो जितने अच्छे आपके कंसेप्ट्स होंगे, फिगर के पीछे जो स्टोरी है वो आपको पता होगी, तो स्टोरी अगर चेंज करके वो एग्ज़ाम में देता है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो ट्राई टू लर्न द स्टोरी, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस फिगर। अगर फिगर देखें एक स्टोरी है कि फिगर कम हो रही है, तो एक स्टोरी ये हो सकती है कि यार भाई हमने बेचा तो है, लेकिन बेचने के बाद जो है वो प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे मैंने कोविड के एग्जांपल्स दी, तो फिगर कम हो सकती है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज भी बढ़ सकती है, जैसे इस वाले केस में बढ़ी। तो एनी हाउ 72,000 का 5% आपने निकाला, ये 3,600 बनता है। तो देखें अगर आपने अपेरेंट आपको अगर आपने समझ लिया है बात को, तो पहले साल 2,600 थे
जो इसने कहा था कि प्रोविजन 2600 होगा, सेकेंड ईयर में हमने कैलकुलेट करा तो 3680 बनता है। अब 3680 का मकसद है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2600 पड़े में, आपको चाहिए कितने हैं सेकेंड ईयर में 3680, तो आपका बढ़ेगा। लेकिन थर्ड ईयर में जब आप आते हैं तो वो कहता है 3600, यहाँ देखें रिडक्शन है 80 पाउंड की अपेरेंटली, कि तीसरे साल आपको आपके एस्टीमेट के हिसाब से आपको फायदा हुआ। तो जब आपने इसका पोस्टमार्टम कर लिया क्वेश्चन का, तो ज़िंदगी आसान है आपकी। पूछता क्या है देखते हैं। पहले मैं कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ईयर, शो फॉर द ईयर 2006, 7 एंड 8, 3 सालों का कहता है बैड डेट अकाउंट बताएं। तो देखिए बैड डेट अकाउंट मैंने आपको यहाँ बता दिया, बड़ा सिंपल है, आपको पता है इसकी एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और इसको क्लोज कर देते हैं। किसके अंदर क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका जब लेजर बनाएंगे हम, तो लेजर के अंदर हम क्या करेंगे, लेजर में भी यही करेंगे। पहले साल 1400 से डेबिट होगा, सेकेंड ईयर 2200 से, और थर्ड ईयर 3800 से, और तीनों साल जो है इनकम स्टेटमेंट का हवाला देके क्लोज होता चला जाएगा। देखें ये लेजर बनाना बड़ा आसान है। डेबिट क्रेडिट कर दें, डेबिट करें डेटर की वजह से, क्रेडिट करें इनकम स्टेटमेंट की वजह से, और ये क्लोज हो गया। तो पहला वाला पार्ट तो आपका सिंपल है, आपको समझ आ रहा है कि आराम से हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, देखिए मैंने आपको लेजर से भी समझाया कि बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या पास होती है, डेटर्स को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करते हैं। तो देखें बैड डेट्स आपकी रिकवरी दो हुई थी, एक तो 210 पाउंड की थी और एक 320 पाउंड की थी। सवाल के अंदर दोनों से आपने इसको क्रेडिट किया, और हवाला वही है, जैस वही नहीं था और वेरियस डेटर्स थे, तो इनकी वजह से क्रेडिट हुआ। और ये भी इनकम स्टेटमेंट का हवाला, ये भी, ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। याद रखिएगा इसका कोई बैलेंस नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है कि इनकम स्टेटमेंट को आप बैड डेट्स रिकवर्ड को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे उठा के। जैसे इसकी ये वाली एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या होगी, इसको जब क्लोज करेंगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड को डेबिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तीसरी एंट्री क्या होगी, इसको क्लोज करने के लिए ये डेबिट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट की वजह से। जैसे ये देखें यहाँ क्लोज कर दिया आपने 2007 से, यहाँ इनकम स्टेटमेंट की वजह से, और यहाँ इसको क्लोज कर दिया। तो ये अकाउंट भी आपका बन गया। आपकी समझ में आ गई कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड के जो लेजर होते हैं, इनका कोई बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, बैलेंस बीएफ और सीएफ नहीं होता, बल्कि ये क्लोज हो जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। तो बैड डेट्स डेबिट होगा और क्लोज हो जाएगा क्रेडिट में जाके इनकम स्टेटमेंट का हवाला देके, और बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो क्रेडिट होगा डेटर्स का हवाला देके, और डेबिट होके क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट का हवाला देके। तो ये दो चीजें आपकी समझ आ गई। तीसरे के अंदर हमसे पूछते, देखते हैं क्या पूछता है। तीसरे में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर बनाए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बिल्कुल लेजर बना लेते हैं। हमने देखा कि पहले साल उसका बैलेंस स्ट्रेट उसने हमने 2600 दिया था, तो ये 2600 जो है पहले साल आ गया, और इनकम वही इनकम स्टेटमेंट का हवाला देके इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। पहले साल का तो ये हो गया। दूसरे साल के अंदर जब आप 2007 के अंदर आए थे, तो 2007 के अंदर मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था, ये 3680 का बैलेंस है, क्योंकि 92,000 का डेटर था और 92,000 के डेटर पे परसेंटेज 4% निकाल के 3680 आया था। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ऑलरेडी क्योंकि 2600 का बैलेंस पड़ा हुआ था, तो हमें रिक्वायर्ड जो बैलेंस है इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज करेंगे, जो हम डायरेक्ट इस फिगर के ऊपर आ जाएं, वो है 1080 की। तो 1080 की एडजस्टमेंट होगी, एंट्री क्या पास होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। तीसरे साल में इसको हम यहाँ उठा के लाए, लेकिन तीसरे साल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस जो है वो 3600 था, क्योंकि 72,000 का 5% अप्लाई करके हमारे पास ये 3600 आया। ऑलरेडी हमारे पास लेजर के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 3680। तो 80 जो है ये हमें प्रॉफिट हो गया, और इसकी एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट। डेबिट होगा तो देखें ये आएगी ना फिगर, तो इसको डेबिट कर देंगे 80 से और इनकम स्टेटमेंट का हवाला देंगे, और बैलेंस हमारे पास रिक्वायर्ड 3600 पाउंड आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तीनों सालों का बनाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि एक्सट्रैक्ट कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक्सट्रैक्ट बना देते हैं, वो भी सिंपल है।
पहले साल क्या होगा, बैड डेट्स। देखिए दो चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माने इनकम स्टेटमेंट, इसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या आती है, एक तो बैड डेट्स डायरेक्ट क्योंकि हिट पड़ी है एक्सपेंस की, एक वो आता है, और एक इंक्रीज जो आपकी हुई है। इंक्रीज क्या हुई है, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स। तो पहले साल में तो एब्सोल्यूट फिगर थी 2600 की, वो आ जाएगा। दूसरे साल में बैड डेट्स आपको पता है 2200 थे, और इंक्रीज कितना हुआ था, 1080। ये 1080 आ गया। और तीसरे साल के अंदर बैड डेट्स तो वही था, उसकी हिट पड़ेगी, लेकिन रिकवर्ड हुआ है। कितना रिकवर्ड हुआ है, बैड डेट्स रिकवर्ड कितना हुआ, आप देखें तीन चीजें आ रही हैं आपके पास क्रेडिट के अंदर। अगर डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर, जैसे ये डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर बना हुआ है, तो डेबिट में तो एक्सपेंसेस आ गए, क्रेडिट में बैड डेट्स रिकवर्ड जो हुआ था ये इनकम हो गई। फिर आपके पास रिडक्शन जो हुआ है ये भी आपकी इनकम है, और बैड डेट्स रिकवर्ड एक और हुआ था 320 का। तो अगर इनकम स्टेटमेंट स्ट्रेट आप अपना वर्टिकल फॉर्म के अंदर बना रहे हैं, तो ये तीनों चीजें ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगी, या फिर टोटल एक्सपेंस में से माइनस करके आप दिखा सकते हैं। दोनों सूरतें सही हैं अपनी जगह। तो ये आपने देखा कि तीन आपकी इनकम हो गई, ये क्रेडिट साइड पर आ गई, ये आपकी जो हिट थी आपको वो पड़ी। तो इसमें आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर के ट्रीटमेंट थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपकी समझ में आया। तो होपफुली यहाँ हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और होपफुली आपकी समझ में कंसेप्ट भी आया होगा, और आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ध्यान से। तो हमारा जो टॉपिक था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आज इसकी सीरीज़ की तीसरा लेक्चर था इसका, और 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसमें जितने कंसेप्ट्स पॉसिबली एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बताए। और अब आप ये कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर, और अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम पैदा कर रही है, कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, तो उसका रेफरेंस देके कि कौन से साल का पेपर है और कौन सा उसका मतलब क्वेश्चन नंबर, उसका पार्ट, वो आप करके बता दीजिएगा। या कोई क्वेश्चन है तो उसको स्पेसिफिकली बता दें, तो फिर उसको भी मैं आपको हल करवा दूंगा। और बाकी हम डिफरेंट जो चीज़ें कर रहे होंगे उसके अंदर भी ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वहाँ भी हल हम इसको इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा ये। तो ये आज यहीं अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और फिर इसके बाद कोई और लेक्चर्स, दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें इसी किस्म का कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम उठाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स के अंदर फ्रीक्वेंट आती हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं, आपको वो हेल्प करें एग्ज़ाम के अंदर, और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ामिनेशन पेपर को करके अकाउंट्स में जो है इंशाल्लाह आपका A+ आए। तो वीडियोस को यूट्यूब चैनल कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने अपने दोस्तों को भी बताएं इसका। वहाँ और बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, A लेवल O लेवल का जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको मैथ्स है, उर्दू है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो थोड़ा सा इसको हेल्प करें, इस नॉलेज को शेयर हम कर रहे हैं, तो आप भी अपने साथियों को बताएं ताकि वो भी इससे उनको भी बेनिफिट हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।